गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग 7.4 को पढ़े थे, तो वहाँ तक जितना भी सवाल था, मतलब 7.1 से लेकर 7.4 तक, ये सारा सवाल गुणनखंड पर आधारित था और इस सारा चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी हम लोग सवाल पढ़े 4 चैप्टर का, उसमें 3 ही बात था कि गुणनखंड में 3 बात था। एक संख्या एक जैसा, एक चर एक जैसा, पदों की संख्या सम हो, और एक बात था क्या, या तो फिर वो सूत्र पे हो। ये 4 चीज़ पे 4 चैप्टर समाप्त हो गया। लेकिन ये जो 7.5 है, इस चैप्टर में हम लोग इस चारों रूल को किसी को हम लोग लागू नहीं कर सकते। मतलब ये चारों रूल यहाँ पे फॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सवाल को बनाएंगे कि हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग रूल था। 4 चैप्टर था, 4 रूल था। चारों रूल को सवाल में हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। और ये अच्छा से समझ में भी आया, आसान सब सवाल था। लेकिन 7.5 में जितना सवाल आएगा, इसमें अब ये कोई रूल फॉलो नहीं करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहेगा कि रूल तो ये फॉलो नहीं करेगा, लेकिन उसको रूल फॉलो करवाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ करना होगा। मतलब नियम में लाने के लिए उसके साथ हम लोगों को कुछ करना होगा। उसके साथ जो हम लोग कुछ करेंगे, वो चीज़ करने के बाद इसमें से फिर वो एक रूल को वो फॉलो करेगा। तो फिर बात तो वहीं पे पहुंचेगा। काम तो यही रहेगा। शुरू में ही बताया कि इस 4 के अलावे कोई भी रूल उसमें नहीं आ सकता है गुणनखंड में। इस 4 में से कोई भी चीज़ आ जाए तो उसका आसानी से गुणनखंड हम लोग कर सकते थे। संख्या एक जैसा, या फिर सभी में चर एक जैसा, या फिर पदों की संख्या सम, या फिर सूत्र, इसी में सारा कहानी होगा। लेकिन कंडीशन क्या कर दिया इसमें कि अब डायरेक्ट चीज़ को नहीं दिया, ये इनडायरेक्ट रूप में दिया। उसको उस इनडायरेक्ट रूप को पहचानना होगा, तब फिर इस 4 रूल में से एक रूल आएगा और उसका गुणनखंड आसानी से हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया क्या कि 9th क्लास में जैसे तुम लोग पहुँचोगे, तो उसमें चैप्टर यहीं से तुम लोग को मिलेगा। शुरू में ही बताए कि हम लोग का गुणनखंड जो 9th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड, उसमें भी सारा चीज़ गुणनखंड का ही आएगा। लेकिन अभी तक जितना रूल से पढ़े, उस रूल से तुमको एक भी गुणनखंड नहीं मिलेगा। सारा इस रूल पे मिलेगा। मतलब इनडायरेक्ट देगा, सवाल में तुमको थोड़ा बहुत कुछ करना होगा, उसके बाद तब इस 4 में से किसी एक रूल को हम लोग लगा सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं सवाल को। इस चैप्टर में भी गुणनखंड ही करना है, लेकिन गुणनखंड में बात कुछ अलग है। उस चीज़ को हम लोग पकड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे का कहानी देखेंगे। तो देखो, इसमें पहला सवाल लिख रहा गया, इसको पहले छोड़ दो। हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं 3 नंबर सवाल को। क्योंकि देखो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर बहुत आसान है। चलो देख लेते हैं इसी को ही पहले, तब 3 नंबर को तो बनाएंगे ही हम लोग। तो 30 का 2 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो 30 का 2 गुणनखंड ज्ञात करने के लिए बोला, मात्र 2। तो इसको कोई लिख सकता है क्या, 15 गुना 2, या फिर 2 गुना 15, या और बहुत सारा हो सकता है। देखो 30 का कितना 2, सिर्फ 2 ही गुणनखंड लिखना है। तो 15 गुना 2, या 2 गुना 15, या 6 गुना 5, या फिर 5 गुना 6। और कुछ हो सकता है क्या, और हो सकता है 15 गुना 1, या फिर 1 गुना 15। ये सारा किसका गुणनखंड होगा, इस 30 का ही ना गुणनखंड है सारा। तो बस यही इसका आंसर है। इसमें से कुछ भी आंसर हो सकता है इसका। तो किताब में किस प्रकार से दिया आंसर, 6 और 5 दे दिया। यहाँ पे 15, अच्छा ये तो ऊपर में ही आ गया ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 30 गुना 1, या फिर 1 गुना 30। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। लेकिन देखो आंसर में क्या कर दिया, आंसर में और एक चीज़ क्या लिख दिया कि जिसका योग 11 हो। मतलब गुणनखंड तो कर देंगे हम लोग, लेकिन उस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 11। तो देखो 15 और 15 दूना 30, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो ये भी गया, ये भी गया, दोनों का कहानी खत्म। अब देखो 6 5 30, दोनों को जोड़ेंगे तो 11 पूर रहा है। तो मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें होगा क्या, इसमें 31 हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो देखो कंडीशन ये जोड़ दिया सवाल में। सिर्फ और सवाल में ऐसे लिख देता कि 30 का 2 गुणनखंड लिखे तो सारा आंसर सही था। लेकिन सवाल में क्या लिखा कि 30 का तो 2 गुणनखंड होगा, लेकिन उस दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 11। तो जो भी संख्या देगा सबसे पहले उसका जितना गुणनखंड संभव है सबको लिख लेना, और उसमें से देखना जो कंडीशन दिया कि जोड़ने पे इतना पूरे या फिर घटाने पे इतना पूरे, वो कंडीशन जिसमें फॉलो करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना। तो इसको पहले उतार लो। तो इसका आंसर क्या हो गया तब, ये तो सारा का कहानी खत्म। सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा, 5 गुना 6 या फिर 6 गुना 5। ये चीज़ समझ में आ गया सभी को। चलो इसी को उतार लो। अब देखो इसमें दूसरा सवाल, 27 के 2 गुणनखंड जिनका अंतर 6 हो। अब यहाँ पे दे दिया अंतर, तो फिर वही बात है इसमें भी। ये 1 नंबर था, अब 2 नंबर में देखो ये 27 है, इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 3 गुना 9, 9 गुना 3, 27 गुना 1, 1 गुना 27, यही सारा हो सकता है ना। अब क्या बताए, कंडीशन क्या लगा दी
कि दोनों को घटाने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखो इसको घटाएंगे तो माइनस का 6 होगा, ये तो होगा नहीं, इसको घटाने से 6 आ जाएगा, मतलब आंसर यही हो गया। अब देखो इसको घटाने से कितना हो जाएगा 26, इसको घटाने से -26, तो आंसर हम लोग का क्या हो गया 9 गुना 3, मतलब 9 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ये समझ में आ रहा है ना। तो बाद का जो कंडीशन लिखा उस पर सवाल डिपेंड करेगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 गुना 3। तो इसी प्रकार से 1 नंबर का सारा सवाल बन जाएगा। अब चलो 2 नंबर में देखो, 2 नंबर में देखो सवाल क्या लिख रहा है कि खाली स्थानों को भरे, मतलब रिक्त स्थान जो उसको भरना होगा, x² + 11x + 18। अब देखो बराबर में क्या दे दिया है, बराबर में x प्लस ये डॉट डॉट और ये ब्रैकेट बंद हो गया, और फिर यहाँ पे x प्लस और यहाँ पे फिर ये खाली जगह। ठीक, मेन सवाल यही है। अब तुम्हारे किताब में जितना भी सवाल आएगा इस चैप्टर में इसी प्रकार का गुणनखंड देगा। अब देखो यहाँ पे ये तो गुणनखंड ही ना किया बराबर में, इसका ये तो बराबर में गुणनखंड ही करके रखा है, लेकिन x प्लस में क्या आएगा और उस घर में x प्लस में क्या आएगा हम लोग को पता नहीं चल रहा। तो ध्यान से देखो, हम लोग जो 3-4 रूल पढ़े उसमें से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ना एक जैसा सभी में चर है, ना एक जैसा सभी में संख्या है, ना पदों की संख्या सम है, ना इसमें कोई सूत्र लागू हो रहा है। तो मतलब ये जो 4 बात पढ़े थे हम लोग उसमें से कोई रूल इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। तो मतलब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ करना होगा तब ये बनेगा। तो देखो इसका नियम क्या है, हम लोग NCERT में इस चीज़ को पढ़े थे। तो पढ़े थे क्या कि इस x² के आगे जो चीज़ रहेगा उसको बिना x वाले के साथ गुना करेंगे। ध्यान से सुनना, इसी में सारा खेल है। इस x² के आगे जो चीज़ रहेगा उसको बिना x वाले के साथ गुना करेंगे। तो इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 आ गया, इस 1 को 18 से गुना किया तो कितना आ गया 18। अब देखो इस 18 को 2 भाग में बांटना है, मतलब गुणनखंड करना है, और उसमें कितना भाग होना चाहिए 2 भाग। 2 भाग में बांटने के बाद गुना करेंगे तो 18 पुर जाएगा, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो 11 पुर जाएगा। इतना बात याद रहेगा ना। क्या किया सबसे पहले कि इस x² के साथ जो रहेगा उसको बिना x वाले के साथ गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो चीज़ आएगा उसको 2 भाग में बांटेंगे। ठीक है ना। अब देखो 2 भाग आएगा तो दोनों भाग को गुना करेंगे तो वही चीज़ पुरना चाहिए, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ये जो x के साथ है ये आना चाहिए। तो x के साथ कितना है 11, तो 11 आना चाहिए जोड़ने या फिर घटाने पे। तो देखो 18 का 2 भाग 9 गुना 3 हो सकता है, क्या 18 गुना 1 9 गुना 2 ना, ठीक 9 गुना 2 हो सकता है, 18 गुना 1 हो सकता है, 6 गुना 3 हो सकता है, यही सारा होगा ना। अब देखो गुना करने पे 18, गुना करने पे 18, गुना करने पे 18। अब देखो इस दोनों को जोड़ने पे कितना 11, तो बस यही हो गया। इस दोनों को जोड़ने पे 19, इस दोनों को जोड़ने से 9, तो ये दोनों गलत हो गया। बात समझ में आ गया कि 2 भाग में बांटेंगे, दोनों भाग को गुना करेंगे तो 18 पुर जाएगा, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ये 20 वाला पुर जाएगा। समझ में आ गया, तो बस हो गया। अब बस ये चीज़ जिसको समझ में आ गया ये गुणनखंड आसान हो गया। अब ध्यान देना यहाँ ये x² तो अपने यहाँ पे रह गया, इसको कितना भाग में बांटे 9 और 2 के रूप में, मतलब 9x जोड़ 2x। अब देखो जोड़ेंगे तो इतना पुर गया, 9 गुना 2 कितना पुर गया 18 पुर गया, मतलब जोड़ने से 11x पुर गया, गुना करने से कितना पुर गया 18 पुर गया। अब देखो अब वो जो 4 बात हम लोग पढ़े थे कि एक जैसा चर हो, एक जैसा संख्या हो, पदों की संख्या सम हो या फिर सूत्र आए, देखो उसमें से एक चीज़ लागू हो गया इसमें, पदों की संख्या सम आ गया ना, जोड़ा जोड़ा आ गया, तो बात तो वहीं पे पहुंचा। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा इनडायरेक्ट था और कुछ नहीं किया था इसमें। तो बस यहाँ तक जिसको समझ में आ गया ये अब आसान बन गया। अब देखो इस दोनों में एक जैसा, फिर पीछे का ही कहानी x, तो यहाँ पे x + 9, इस दोनों में एक जैसा 2, तो x + 9। अब देखो घर में एक जैसा, घर को लिख लो पहले और बाहर में जो था उसको अंदर में लिख लो। अब देखो एक बार x के यहाँ पे 9 जोड़ के साथ और एक बार 2। समझ में आ गया, आसान सवाल है ना। सिर्फ जितना चीज़ बताए उतना चीज़ तुमको याद रखना होगा। देखो ये दोनों एक जैसा था ना, दोनों को निकाल लिए तो ये आ गया। अब देखो कोई यहाँ पे 2 लिख सकता है, यहाँ पे 9, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुना में क्रम विनिमय गुण क्या है सत्य है। कोई यहाँ पे 2 लिखेगा, यहाँ 9 या फिर यहाँ पे 9 तो यहाँ पे 2, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो इसको उतारो तो फिर आगे चलते हम लोग। अब देखो ये 3 नंबर का 4 नंबर सवाल है। देखो x के यहाँ पे सिर्फ एक q कर दिया है ना, यहाँ पे x होना चाहिए था q कर दिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर बात हो कि इसके आगे जो रहेगा बिना q वाले के साथ गुना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 को 21 से गुना किए 21 ही आया,
अब इसको क्या करना है कि 2 भाग में बांटना है। 2 भाग में बांटने के बाद गुना करेंगे तो 21 पुर जाए, घटाएंगे तो 10 पुर जाए, जोड़े या फिर घटाए, दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो 3 7 21 1 7 3। अब देखो गुना करेंगे तो 21 21 21 तीनों सही है। अब चलो तीनों को जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अगर जोड़ेंगे तो 10, लेकिन हमको लाना क्या है माइनस का 10। तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तब जोड़ेंगे तो माइनस का 10। ये चीज़ समझ में आ गया ना। जोड़ रहे तो 10 पूरा, लेकिन लाना क्या होगा हम लोग को माइनस का 10। तो मतलब दोनों में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -10। तो बस हो गया, यहाँ पे वही चीज़ करना था। तो कहने का मतलब हो गया क्या, ये रह गया क्यू² माइनस 3 क्यूब और माइनस 7 क्यूब। तो 7 से 21 पुर गया और जोड़े तो माइनस का 10 पुर गया और प्लस का 21। अब देखो फिर जोड़ा जोड़ा आ गया, इस दोनों में एक जैसा क्यू -3। अब देखो इस दोनों में एक जैसा क्या आ जाएगा 7, लेकिन -7 को मन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी माइनस करना है, क्योंकि घर में माइनस आ गया ना, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू बच गया माइनस प्लस माइनस, तो 7 से 21। अब देखो घर में एक जैसा, तो घर को कॉमन ले लो। अब बाहर में जो बचा उसको घर में लिख देंगे, बस ये हो गया आंसर। तो बस वो 4 पॉइंट तो लागू होगा, लेकिन शर्त क्या है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको उतारो जल्दी से, अब इसमें फिर और कोई सवाल को देखते हैं हम लोग। चलो 3 का 7 नंबर सवाल ध्यान से देखना, ये भी आसान सवाल है। सारा सवाल इसी रूल पे बनेगा जो बता दिए। इससे पहले जो 2-3 सवाल बताए, सारा सवाल को ऐसे ही बनाना है। तो देखो इसका 7 नंबर जो सवाल लिख रहा है, इसमें भी माइनस है, लेकिन सवाल ये बहुत आसान है। लिख रहा है ये z² माइनस 4z माइनस का 12, ये सवाल है ना। अब इसमें बात वही है कि z² के आगे जो रहेगा उसको 12 के साथ गुना। अब 12 के साथ गुना करेंगे तो 12 की, इसका आगे 1 है, 1 के साथ 12 का गुना 12, ठीक है। अब इसको 2 भाग में बांटो, तो 12 को जैसे 2 भाग में बांटेंगे तो बहुत सारा चीज़ आएगा। 6 2 2 6 12 1 1 12 3 4 4 3, ये ना हो सकता है। सारा को गुना करेंगे तो 12 ही आएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको भी तो पुराना है, घटाने से या फिर जोड़ने से -4 आना चाहिए और गुना करने से -12 आना चाहिए। ये भी कंडीशन है इसमें, दोनों चीज़ है। कि देखो -12 है ना, ये प्लस का 12 नहीं था, मतलब गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए -12 और जोड़ने पर कितना चाहिए -4, ठीक है। अब देखो अगर इसको माइनस कर दें और इसको प्लस कर दें, ठीक है। अब देखो 6 दूना 12 माइनस का 12, -6 + 2 घटेगा तो कितना -4, 4 नहीं -4 है ना, आगे माइनस, इसको भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन इसमें ऐसा करेंगे तो नहीं होगा। देखो माइनस ये प्लस, माइनस का तो 12 पुर जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो दोनों चीज़, चिन्ह को तो एकदम याद रखना होगा। चिन्ह गलत हो गया तो पूरा जो तुम बनाओगे वो सारा चीज़ गलत हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया ना, ये वाला चीज़। तो कौन वाला चीज़ बैठेगा, ये बैठेगा या फिर ये पहला वाला? ये तो सारा गलत हो गया, तो हम लोग को बैठाना होगा ये वाला रूल, -6 और +2। चलो इसका गुणनखंड करते हैं हम लोग। अब ध्यान देना आगे, -z² -6z + 2z + का 12। अब देखो गुना करेंगे तो माइनस का 12, ये गुना करेंगे तो -12, जोड़े घटाएंगे तो -4। अब देखो फिर जोड़ा जोड़ा आ गया, इस दोनों में से z आ गया, यहाँ पे बचा z -6, इस दोनों में से प्लस का 2 आ गया तो बच गया z -6। अब देखो आगे घर एक जैसा, इसको बाहर में और बाहर वाला को एक साथ, ये हो गया आंसर। सभी को समझ में आ गया ना। एकदम सवाल आसान है, जितना बात बता रहे सिर्फ उतना चीज़ को ही तुम माइंड में लो, बाद बाकी सारा भूल जाओ। यहाँ तक उतारो, तब फिर आगे चलते हम लोग। देखो ये 4 का 3 नंबर सवाल है। फिर इसमें वही कहानी है कि इसके आगे जो रहेगा इसके साथ गुना, कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब 1 × 77 तो 77। फिर इसका 2 भाग में बांटने के बाद गुना करने से 77, जोड़ने या फिर घटाने से -18। तो देखो 10 7 नहीं 70 हो जाएगा ना, 11 7 या फिर 7 11,
यही हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको गुना करेंगे तो 77 आ गया, इसको भी गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा इसका भी। लेकिन पुराना कितना -18, अगर इसको भी माइनस करें और इसको भी माइनस करें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 18 तो पुर जाएगा। गुना भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11 गुना -7, तो 11 से 77 और माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों को माइनस में लेंगे। माइनस में लेने के बाद जब दोनों को जोड़ेंगे तो -18 पुर जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 77 भी पुर जाएगा, और माइनस माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो समझ में आ गया ना। तो आएगा क्या, 11 और 7 आ जाएगा ना। चलो हो गया इसका गुणनखंड। x² माइनस 11x माइनस 7x प्लस का 77। अब जोड़ा जोड़ा ये 2 और ये 2, तो देखो इस दोनों में x आ गया, यहाँ पे बच गया x माइनस 11। अब देखो इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि ये प्लस में है ना, हम लोग को लाना माइनस, तो -7 कॉमन, x माइनस में है प्लस में, माइनस प्लस माइनस 11, अंदर वाले को एक साथ, और ये जो बाहर था ये, तो ये हो गया आंसर। अब देखो ध्यान देना इधर, टोटल सवाल तुम्हारे किताब में 1 से लेके 6 तक सवाल है, और टोटल सवाल इसी पे बनेगा। जो इस चीज़ को पकड़ लिया उससे सारा सवाल बन जाएगा, और इसी चीज़ को जो नहीं पकड़ पाएगा उससे एक भी सवाल नहीं बनेगा। और तुम्हारे सिलेबस में यही मेन है। आगे तुम जैसे 9th में पहुँचोगे 1 महीना बाद, तुम्हारा जो अलजेब्रा का पहला चैप्टर आएगा गुणनखंड ही आएगा, लेकिन वो जो हम लोग 4 रूल से पढ़े उसमें से कोई रूल फॉलो नहीं करेगा, सारा सवाल इस पे बनेगा। ये चीज़ समझ में आ गया। इस चैप्टर को अच्छा से बनाना, इसमें जो दिक्कत होगा फिर आगे वाले वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।